बच्चों, आज के इस वीडियो में सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में योगदान वाले अध्याय से जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का योगदान। यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि वाहित मल किसे कहते हैं। वाहित मल या सीवेज से आप भली भांति परिचित हैं जो भी देहरादून के वासी हैं, क्योंकि आपने देखा है कि प्रत्येक सड़क में जो सीवर लाइन बिछी होती है जिसमें बड़े बड़े अंडरग्राउंड पाइप्स सड़क के नीचे दबे रहते हैं, उन पाइप्स के अंदर जो बहने वाला द्रव होता है उसको सीवेज कहा जाता है और हिंदी में उसे वाहित मल कहा जाता है। वह कहाँ से एकत्र होता है? सभी घरों से और औद्योगिक आस्थानों से ये वाहित मल एकत्र होता है और फिर उसे उन पाइपों के द्वारा सीवर लाइन के द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी तक पहुंचाया जाता है, जहां पर उस वाहित मल को शुद्ध किया जाता है और उससे जल को बाहर निकालकर फिर अन्य कार्यों में इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस स्लाइड में वाहित मल की परिभाषा जो लिखी है। वाहित मल नगर पालिका की सीवर लाइन द्वारा एकत्रित वह अशुद्ध जल है जिसमें बड़ी मात्रा में मानव मलमूत्र पाया जाता है। तो घरों से जो टॉयलेट से जो पाइप सीवर लाइन से जुड़े रहते हैं, घरों से जो रसोई घरों से जो पाइप जुड़े रहते हैं सीवर लाइन से, वे घरों की गंदगी सीवर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं वाहित मल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, यानी वाहित मल का संगठन। बच्चों, ज़्यादातर तो वाहित मल में जल पाया जाता है जो इसमें 99.9% होता है और इसके अलावा इसमें 0.1% ठोस अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसमें गाद, बालू, मृदा, मल, जीवाणु, कपड़े, कागज, रेशे, नाइट्रेट, फॉस्फेट आदि पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें कुछ हानिकारक जीवाणु भी पाए जाते हैं बड़ी मात्रा में, और ये जीवाणु अनेक प्रकार के जल जनित रोगों का या वाटर बॉर्न डिजीज़ के कारण बनते हैं, जैसे कि हैजा, पीलिया, टाइफाइड वगैरह। तो कई प्रकार की अमीबिक पेचिस वगैरह, ये कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, इसके सारे रोग जनक इस वाहित मल में पाए जाते हैं। इसलिए इस वाहित मल का उपचार करना या इसका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है, ताकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए को कोई हानि ना पहुंचाए और पर्यावरण के लिए भी घातक ना हो। आगे हम देखते हैं कि वाहित मल का उपचार हम कैसे करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। बच्चों, वाहित मल का उपचार या वाहित मल को साफ करने की 3 चरण होते हैं। पहला चरण कहलाता है प्राथमिक उपचार या प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा चरण कहलाता है द्वितीयक उपचार या सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और तीसरा चरण कहलाता है तृतीयक उपचार या टर्शियरी ट्रीटमेंट। बच्चों, प्राथमिक उपचार में भौतिक विधियों के द्वारा वाहित मल से अशुद्धियों को पृथक किया जाता है। द्वितीयक उपचार में जैविक विधियों के द्वारा वाहित मल को शुद्ध किया जाता है, जबकि तृतीयक उपचार में रासायनिक विधियों के द्वारा वाहित मल को शुद्ध किया जाता है। अब हम अगली स्लाइड में चरणबद्ध रूप से देखते हैं कि कैसे वाहित मल को शुद्ध किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक उपचार या प्राइमरी ट्रीटमेंट। बच्चों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्राथमिक उपचार में भौतिक विधियों के द्वारा अशुद्धियों का पृथक्करण किया जाता है, और वे भौतिक विधि क्या है? वे भौतिक विधि हैं निस्यंदन या फिल्ट्रेशन और अवसादन या सेडिमेंटेशन। बच्चों, आपने देखा होगा, अगर आप एक बाल्टी में पानी भर देंगे और अगर वो आपको वो गंदा पानी लग रहा होगा, आप उसको अगर निथरने के लिए कुछ देर तक छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि उस जल में जो अशुद्धियों के रूप में बड़े बड़े कण होते हैं, भारी कण होते हैं, वह उसकी तली में बैठ जाते हैं। मध्यम श्रेणी वाले जो कण हैं वो उसके बीच में दिखाई देते हैं, और जो सबसे हल्के कण होते हैं वो तैरते रहते हैं। तो इस तरह से हम जो है उसके भार के द्वारा, अशुद्धियों के भार के द्वारा अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं, छान सकते हैं। तो पहला इसमें विधि निस्यंदन या छानना होता है। इसमें क्या किया जाता है कि हल्के व मध्यम भार वाली अशुद्धियों को छान कर अलग कर लिया जाता है।
इसमें चाहे बड़ी अशुद्धियाँ हों या मध्यम भार वाली अशुद्धियाँ हों। दूसरा अवसादन, अवसादन का मतलब यह है कि जो भारी अशुद्धियाँ होती हैं वो इस उपचार टैंक में, जो बहुत बड़ा टैंक होता है प्राथमिक उपचार का, उसके नीचे वो भारी कण बैठ जाते हैं और उन भारी कणों को फिर आसानी से हम जो है अलग कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से भौतिक विधियों के द्वारा हम निस्यंदन और अवसादन की सहायता से अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं द्वितीयक उपचार की ओर या सेकेंडरी ट्रीटमेंट की ओर। बच्चों, द्वितीयक उपचार में अब जीव विज्ञान का उपयोग होता है क्योंकि इसमें जैविक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। प्राथमिक उपचार के पश्चात वाहित मल को ऑक्सीजन एवं वायवीय सूक्ष्म जीवों से होकर गुजारा जाता है। सूक्ष्म जीव कार्बनिक अशुद्धियों को अहानिकारक पदार्थों जैसे CO2 और H2O में तोड़ देते हैं। अंत में क्लोरीकरण द्वारा वाहित मल के हानिकारक जीवाणुओं को मार दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस द्वितीयक उपचार में हम जो है ऐसे टैंक में वाहित मल को गुजारते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है और वायवीय सूक्ष्म जीव भी उसमें पाए जाते हैं। यानी ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे जीवाणु, कवक और शैवाल उसमें पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों को जो कार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं उनको CO2 और H2O में विभक्त कर देते हैं और बाद में क्लोरीन मिक्स करके वाहित मल को आगे के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ये द्वितीयक उपचार जो है पूर्णतः सूक्ष्म जीवों का उपयोग करता है और उनके द्वारा फिर उसे आगे जो उसकी कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं उनको दूर कर दिया जाता है। कार्बनिक अशुद्धियाँ यानी जो जैवनाशी, जो उसके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, उनका ट्रीटमेंट जो है द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि जो द्वितीयक उपचार की जो विधियाँ होती हैं ये दो तरह की होती हैं। दो तरह के टैंक इसमें हम बना सकते हैं। पहला प्रकार की जो विधि है उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज बायोमास पुनः चक्रण विधि। एक्टिवेटेड स्लज यानी जो वहाँ पर ठोस अशुद्धियाँ बन जाती हैं, जो मलबे के रूप में वहाँ पे बची रहती हैं, उसे हम स्लज कहते हैं। एक्टिवेटेड स्लज बायोमास पुनः चक्रण विधि, इसमें क्या होता है कि जो हमें प्राथमिक उपचार के द्वारा जो बहिस्राव मिला या जो बाहित मल मिला उसे हम वायवीय टैंक में होकर गुजारते हैं। वायवीय टैंक यानी ऐसा टैंक जिसमें ऑक्सीजन का प्रवाह बना रहता है, ऑक्सीजन गैस उसको दी जाती है। तो वायवीय टैंक में ऑक्सीजन गैस दी जाती है और इस ऑक्सीजन गैस के प्रभाव में वहाँ पर कई सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है। वे सूक्ष्म जीव शैवाल के रूप में हो सकते हैं, जीवाणु व कवकों के रूप में हो सकते हैं। वे वहाँ पर कई प्रकार के झुंड बना लेते हैं जिसे हम फ्लॉक्स कहते हैं। और ये शैवाल, जीवाणु व कवक जो हैं कार्बनिक अशुद्धियों पे ये कार्य करते हैं और किण्वन के द्वारा जो है डिकम्पोजिशन के द्वारा ये उसे CO2 और जल में विभक्त कर देते हैं। इस तरह से वो कार्बनिक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और एक अपशिष्ट के रूप में स्लज वहाँ पर बच जाता है। उस स्लज यानी मलबे को हम जो है अवायवीय स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। अवायवीय स्लज डाइजेस्टर यानी यहाँ पर वायु की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस अवायवीय स्लज डाइजेस्टर में ऐसे जीवाणु होते हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं, अनाक्षी श्वसन करते हैं। इसमें कुछ जीवाणु व कवक पाए जाते हैं और फिर ये इस स्लज को पचाने का कार्य करते हैं और उससे बायोगैस निकलती है, क्योंकि अवायवीय श्वसन के द्वारा बायोगैस हमें प्राप्त होती है जिसमें मुख्यतः मीथेन नाम की गैस होती है। दूसरी जो विधि है इसको हम कहते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर विधि। इस ट्रिकलिंग फिल्टर विधि में हम जो है प्राथमिक बहिस्राव को जब गुजारते हैं इस टैंक में, इस फिल्टर में, तो बूंद बूंद कर जो है जो प्राथमिक बहिस्राव होता है वो बायोफिल्म में गिरता है। बायोफिल्म में क्या होती है? बायोफिल्म जो है पत्थरों के, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, उनमें जो है कई प्रकार के सूक्ष्म जीव, उनकी वृद्धि होती रहती है। उनके ऊपर बूंद बूंद कर हम जो है इस प्राथमिक बहिस्राव को गिराते हैं और इससे फिर वो बायोफिल्म में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो श्वसन करते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं और उससे फिर वो प्राथमिक बहिस्राव को के अंदर जो कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं उनको CO2 और जल में बदल देते हैं। इसके साथ साथ स्लज हमें प्राप्त होता है और बायोगैस भी हमें प्राप्त होती है। वैसे सबसे अच्छी विधि एक्टिवेटेड स्लज बायोमास पुनः चक्रण विधि होती है क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव और प्रभावी होती है। तो ये हमने देखा द्वितीयक उपचार। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं तृतीयक उपचार के विषय में, जो अंतिम उपचार होता है तृतीयक उपचार या टर्शियरी मेथड।
टर्शियरी ट्रीटमेंट, इसमें हम जो है अजैवनाशी कार्बनिक अशुद्धियाँ, अभी हमने देखी जैवनाशी जो कार्बनिक अशुद्धियाँ थी उनका अवगठन तो द्वितीयक उपचार के द्वारा हुआ, लेकिन जो अजैवनाशी यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि कई प्रकार की पॉलीथीन और रसायन जो होते हैं कार्बनिक रसायन, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल, भारी धातुएं, खनिज, क्लोरिनेटेड यौगिक, इनको कैसे पृथक किया जाए, तो इसके लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। ये रासायनिक उपचार तृतीयक उपचार कहलाता है। इसमें विशेषकर फॉस्फेट व नाइट्रेट के यौगिकों को हटाया जाता है और इसमें रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे अवक्षेपण या प्रिसिपिटेशन जैसी विधियां, जिसके द्वारा प्रिसिपिटेट या अवक्षेप बनता है और अशुद्धि अलग हो जाती है। तो ये जटिल प्रकार के जो रासायनिक तत्व हैं उनको साफ करने के लिए, उनको पृथक करने के लिए तृतीयक उपचार किया जाता है। तो इस तरह से तृतीयक उपचार को अपनाने के पश्चात वाहित मल जो है शुद्ध हो जाता है। उसका जो जल है वो जल जो है खेती के कार्यों में, सिंचाई के कार्यों में उपयोग में लाया जा सकता है और जो उसका स्लज बच जाता है उसका उपयोग हम बायोगैस के निर्माण में कर सकते हैं। इस तरह से हमें आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी वाहित मल जो गंदगी थी हमारे लिए, उससे हमें जल भी मिल गया और साथ में हमें गैस और खाद, स्लज उसकी खाद के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं कि वे कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनको वाहित मल उपचार में हम प्रयुक्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु। कुछ जीवाणुओं के नाम इस स्लाइड में लिखे हैं, जैसे क्लस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। इस तरह के जीवाणु ये प्रायः वाहित मल उपचार में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसी तरह से कवक भी जो है इस्तेमाल में लाई जाती है, जैसे बैगियोटा स्फेरोटिलस नाम की कवक इस वाहित मल उपचार में प्रायः प्रयुक्त होती है। इसी तरह शैवाल, नीले हरे शैवाल और हरे शैवाल अक्सर जो है हम सूक्ष्म जीव के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नीले हरे शैवाल, ये हरे शैवाल जो है इनका उपयोग मात्र यह है कि यह जीवाणु और कवक को ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये एरोब्स होते हैं, ये बड़ी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। नीले हरे शैवाल स्वपोषी होते हैं और हरे शैवाल भी स्वपोषी होते हैं। इनका हम उपयोग इसलिए करते हैं कि ताकि ये ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई जीवाणु और कवकों को कर सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जीवाणु और कवक और शैवाल सभी का बराबर योगदान होता है वाहित मल उपचार में। अब इसके बाद जो वाहित मल के द्वारा हमें जल प्राप्त होता है वह जल शुद्ध है या नहीं है, उसकी जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको हम बीओडी टेस्ट कहते हैं, यानी जैविक ऑक्सीजन मांग। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है और इसके द्वारा हम कैसे प्रदूषित जल या किसी भी जल को टेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखें कि जैविक ऑक्सीजन मांग की परिभाषा क्या है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अवगठित करने हेतु आवश्यक होती है, उस जल की जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। आपके पास 1 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें आपने जल भरा हुआ है, और उस जल के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं वे कितनी ऑक्सीजन को लेकर उसके अंदर की कार्बनिक अशुद्धियों को शुद्ध कर सकते हैं, वह ऑक्सीजन की मात्रा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। तो इससे स्वतः ही स्पष्ट है कि अगर ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा हो रही है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि उसमें कार्बनिक अशुद्धि ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की खपत अगर कम हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कार्बनिक अशुद्धि कम होगी। तो इससे यह आशय है कि अगर बीओडी का मान ज़्यादा है, इसका मतलब जल उतना ही अधिक गंदा या उतना ही अधिक प्रदूषित है, और बीओडी का मान कम है तो जल उतना ही कम प्रदूषित है। अब हम देखेंगे बीओडी का क्या महत्व है किसी भी जल की प्रदूषकता के मापन हेतु, यानी उसका टेस्ट अगर आपने करना है कितनी उसमें जो है अशुद्धियाँ मिली हुई है, उसके पॉल्यूशन की क्या मात्रा है, तो उसके लिए बीओडी टेस्ट किया जाता है। इसका मान जितना अधिक होता है जल उतना ही अधिक प्रदूषित माना जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक टेबल में देख रहे हैं बीओडी वैल्यू, और बीओडी वैल्यू कितनी है और उससे जल की प्रकृति का हम क्या अनुमान लगाते हैं। अगर बीओडी की वैल्यू 1 से 2 मिलीग्राम प्रति लीटर है तो जल बहुत शुद्ध माना जाएगा। अगर बीओडी की वैल्यू 3 से 5 मिलीग्राम प्रति लीटर है तो वो मध्यम प्रकृति का शुद्ध जल माना जाएगा। अगर उसकी बीओडी वैल्यू 6 से 9 mg प्रति लीटर है तो वो थोड़ा सा प्रदूषित माना जाएगा। और अगर बीओडी वैल्यू 100 या उससे अधिक है तो वो अति प्रदूषित जल माना जाएगा। सॉरी, ये 100 नहीं है, इसको आप जो है शुद्ध कर लें। ये 10 से अधिक अगर बीओडी की वैल्यू है, 10 से अधिक अगर बीओडी की वैल्यू है तो उस जल को
बहुत अधिक अधिक प्रदूषित माना जाएगा। तो इस तरह से हम बीओडी की वैल्यू को देखकर आसानी से जल की शुद्धता को जांच सकते हैं कि जल कितना शुद्ध है। अगर 1 से 2 उसकी बीओडी वैल्यू है तो बहुत शुद्ध वो जल है, पीने लायक है। 3 से 5 है तो उतना अधिक अच्छा नहीं माना जाएगा। 6 से 9 जो है थोड़ा बहुत उसमें प्रदूषक है, और अगर 10 से अधिक बीओडी की वैल्यू है तो उसको बहुत अधिक प्रदूषित माना जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम वाहित मल के द्वारा जो जल बाहर निकलता है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं बीओडी के टेस्ट के द्वारा। आशा है आज ये वाहित मल उपचार से संबंधित जो वीडियो मैंने आपको बताया ये आपको पसंद आया होगा। आप इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल का लाभ उठाएं। धन्यवाद।